प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की इस सामान्य अध्ययन की श्रृंखला के रिवीजन में आपका स्वागत है। हम लोग रिवीजन अध्याय 9 की शुरुआत कर रहे हैं और अध्याय 9 के रिवीजन में विषय है संघीय कार्यपालिका, जो संविधान के भाग 5 में है। अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका के बारे में प्रावधान किया गया है। हम लोग यहाँ बात करेंगे कि संघीय कार्यपालिका क्या है। इसे समझने के लिए आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारों का स्वरूप को जानना जरूरी है। तो आधुनिक लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं, इसमें कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है और कार्यपालिका विधायिका में कैसे संबंध है। इस संबंधों की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की सरकारें देखने को मिलती हैं। दो प्रकार की सरकारें कौन सी हैं? तो दो प्रकार की सरकार है, एक संसदीय सरकार होती है और एक होती हैं अध्यक्षात्मक सरकार। संसदीय सरकार जिसको पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और अध्यक्षात्मक सरकार यानी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। तो हमें एक एक करके संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार के बारे में जानना है। सबसे पहले संसदीय सरकार को जानें। संसदीय सरकार के अंतर्गत जो कार्यपालिका होती है वो अपने नीतियों कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका मतलब व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कैबिनेट सरकार इसका एक नाम दिया गया है। इनके 3 नाम दिए गए हैं। इनके नाम है कैबिनेट सरकार। इसको आइवर जेनिंग्स ने यह नाम दिया। इनके 3 नाम दिए गए हैं, जिसमें एक नाम है कैबिनेट सरकार, एक नाम है उत्तरदायी सरकार और एक नाम है सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप। ये तीनों नामों का मतलब है। कैबिनेट सरकार क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि आप जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में जो मंत्री परिषद होती है, उस मंत्री परिषद में मंत्रियों के प्रमुख मंत्रियों का जो समूह होता है, जिसे कैबिनेट कहते हैं, सारे निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। चूंकि सारे निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए कैबिनेट सरकार भी कहा जा सकता है। संसदीय सरकार क्यों कहेंगे? संसदीय सरकार कहने का कारण यह है कि यहां कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति उत्तरदायी है। और चूंकि संसद के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए एक नाम संसदीय सरकार है। अब एक और आखिरी नाम सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप। ये कहां से आया? वेस्टमिंस्टर यानी ब्रिटेन। चूंकि संसदीय सरकार जो है, इसका शुरुआत, इसका प्रारंभ ब्रिटेन से हुआ, तो चूंकि इसका प्रारंभ ब्रिटेन से हुआ है, इसलिए इसका एक नाम सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप, सरकार का ब्रिटिश स्वरूप भी कहते हैं। ऐसी सरकारें ब्रिटेन में है, जापान में है, कनाडा में है, भारत में। कैसी सरकारें? संसदीय सरकार। अब बात करेंगे हम लोग अध्यक्षात्मक सरकारों पर। अध्यक्षात्मक सरकार, यहां कार्यपालिका जो होती है वो अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं। वहां उत्तरदायी है, यहां उत्तरदायी नहीं है, बल्कि ये संवैधानिक मामलों में विधायिका से स्वतंत्र है, संसद से स्वतंत्र है। और इसलिए इसको गैर उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, क्योंकि ये संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो गैर उत्तरदायी सरकार, गैर संसदीय सरकार कहते हैं, क्योंकि संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, संसद से अलग है। एक और नाम निश्चित कार्यकारी व्यवस्था है, क्योंकि इनका निर्वाचन होता है और निर्वाचन के बाद इनका गठन होता है। संवैधानिक रूप से एक स्वतंत्र संस्था है और इसलिए
इसे निश्चित कार्यकारी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। इसके भी 3 नाम है और यह व्यवस्था अमेरिका में है, ब्राजील में है, रसिया में है और श्रीलंका जैसे देशों में। इस तरह से अनेक देशों में ये व्यवस्थाएं चल रही। आधुनिक लोकतंत्र में एक और खूबसूरत सी व्यवस्था देखने को मिलती है और वह है अन्य व्यवस्था क्या है, सामूहिक कार्यपालिका, कलेक्टिव एग्जीक्यूटिव। ध्यान रहे, संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बाद एक तीसरी व्यवस्था आपके सामने आई है और वह है सामूहिक कार्यपालिका। यह स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद है। 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद है और यही परिषद सरकार चलाती है। इस मॉडल में क्या है कि शक्ति जो है एक व्यक्ति में संकेंद्रित न होकर व्यक्तियों के एक समूह में होती है, जैसा कि स्विट्जरलैंड में ये व्यवस्था संचालित है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ करके देखा जाए कि इसके बाद संसदीय शासन व्यवस्था कि जो सरकार भारत में है उस पर हम लोग बात कर लें कि भारत में जो ये सरकार है यह किस प्रकार की है, क्या क्या बातें इसके अंतर्गत है। तो सबसे पहले भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। बिंदुवार हम लोग कुछ बातें जानेंगे। ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। तो भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली है। भारत का राष्ट्रपति सिर्फ संवैधानिक प्रमुख है, औपचारिक प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख नहीं है। वास्तविक रूप में कार्यपालिकी शक्तियां जो है वो मंत्री परिषद में, कहां पर है, मंत्री परिषद में। मंत्री परिषद का प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है। तो चूंकि कार्यपालिकी शक्तियां मंत्री परिषद में है और हेड प्रधानमंत्री है, इसलिए शक्तियां किसके पास हैं, तो भारत में प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति है। उसी तरह मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है, यहां पर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक स्थिति उसकी क्या है, ब्रिटेन के सम्राट के समान, लेकिन ब्रिटेन का सम्राट तो वंशानुगत है और भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसलिए भारत में संसदीय लोकतंत्र तो है, भारत में संसदीय लोकतंत्र है ब्रिटेन के समान, लेकिन ब्रिटेन से एक अंतर है कि भारत गणराज्य, ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, भारत एक गणराज्य भी। तो संसदीय लोकतंत्र के साथ साथ भारत एक गणराज्य। इस तरह से भारतीय कार्यपालिका के अंदर कौन कौन से भाग है, कौन कौन से अंग हैं, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सब से मिलकर के बनती है भारत की कार्यपालिका। यानी अगर भारत की कार्यपालिका को पढ़ने के लिए हमें राष्ट्रपति को पढ़ना है, उपराष्ट्रपति को पढ़ना है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी, इतना पढ़ना है 52 से 78, अनुच्छेद 52 से 78। उसी तरह भारतीय सरकार के अंदर भारतीय लोकतंत्र के 3 स्तंभ बताए जाते हैं, सरकार के 3 भाग बताए जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यहां बस थोड़ा सा ये कह लें कि विधायिका का काम विधि का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम कि जो ऊपर वो कानून बनाए उसको लागू करवाना, और न्यायपालिका का काम कि अगर कहीं संदेह है, मतभेद है, कहीं कोई अनिर्णय की स्थिति है, समस्या है, तो उस स्थिति में न्याय का कार्य करना। तो इस प्रकार हमें 52 से 78 को जानने के लिए अब बात शुरू करनी पड़ेगी राष्ट्रपति के बारे में। के क्रम में संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति के बारे में बात करते हुए अनुच्छेद 52, 53, 54 और 55 पर बात करने जा रहे हैं लोग।
तो अनुच्छेद 52, 53, 54, 55। 52 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारतीय संघ का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संघ का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होगा, यानी वो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, राष्ट्राध्यक्ष होगा। वह भारत का प्रथम नागरिक होगा। इस तरह से अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारतीय संघ का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात स्पष्ट की गई है। 53 में राष्ट्रपति के जो दायित्व निर्वहन करने हैं उनकी बात की गई है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो अपने कार्यपालिका संबंधी जो समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगा? तो स्वयं अथवा अपने पदाधिकारियों के माध्यम से वो करेगा। राष्ट्रपति के जो पदाधिकारी हैं उसके सहयोगी जो हैं वो मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद की सलाह से उसे कार्य करना होता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 54 पर, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आए तो सबसे पहले कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचक मंडल बनेगा। क्या बनेगा? निर्वाचक मंडल, और उसके सदस्यों द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। जनता राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं करती। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं करती। कहें तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से। हम यानी जनता विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, और सांसद और विधायक ये राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसलिए निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा, निर्वाचक मंडल में कौन कौन है, कौन शामिल है और कौन नहीं शामिल है, इसको हमें देखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है और कौन कौन सम्मिलित नहीं। तो सबसे पहले संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित हैं, ये वोट देंगे। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य वोट नहीं देंगे, तो मनोनीत सदस्य उसमें शामिल नहीं। उसी प्रकार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं और राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी, इसके भी निर्वाचित सदस्य शामिल हैं और इनके भी निर्वाचित मनोनीत सदस्य शामिल नहीं। साथ ही राज्य विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल हैं। विधान परिषद, याद रखें, विधान परिषद के जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद के निर्वाचित चाहे मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे, और किसी सभा की विघटन की स्थिति में उसके सदस्य भी शामिल नहीं होंगे। किसी राज्य में अगर विधानसभा विघटन की स्थिति में है तो, और उस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो ऐसी दशा में उस राज्य के जो सदस्य हैं वो भी निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। उसी प्रकार अब अनुच्छेद 55 की बात करें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे, उसकी रीति क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या है। अब तक हम लोगों ने बात किया कि उसमें भाग कौन लेगा। अब बात करना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या है, रीति क्या है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों में जो प्रतिनिधि आएंगे, प्रतिनिधित्व समान होना चाहिए, इस सिद्धांत पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राज्यों में प्रतिनिधित्व समान होना चाहिए और संघ और राज्य में भी समानता होनी चाहिए, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में प्रतिनिधित्व में समानता होनी चाहिए। इसीलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाया गया है, ताकि समान अनुपात में प्रतिनिधित्व राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का बना रहे। उसी तरह संसद और राज्य विधानसभाओं
इसमें भी प्रत्येक जो सदस्य हैं उनके मत का मूल्य निर्धारित होता है, मत की संख्या निर्धारित होती है और उस संख्या को जानना, उस मूल्य को जानना जरूरी है। तो हम लोग बात करेंगे एक विधायक के मत का मूल्य और एक सांसद के मत का मूल्य। विधायक के मत का मूल्य क्या है कि उस राज्य की कुल जनसंख्या, जिस राज्य की विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य ज्ञात करना चाहते हैं विधायक का, तो राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणे 1000, इससे हमें प्राप्त होगा एक विधायक के मत का मूल्य। इसी प्रकार एक सांसद के मत का मूल्य निकालने के लिए हमें भाग देना होगा सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को सभी संसद के निर्वाचित सदस्यों के कुल सदस्य संख्या से। ठीक है, तो संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से जब हम सभी विधायकों के मतों के कुल मूल्य को भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा संसद के मत का मूल्य, एक सांसद का मत का मूल्य। तो इन मतों के मूल्यों को प्राप्त करते हैं और प्राप्त करके गणना होती है। गणना में प्रत्येक जिस भी व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना जाएगा उसे कोटा प्राप्त करना जरूरी होता है। मतों की गणना में क्या होगा, उसे कोटा प्राप्त करना है। कोटा जानने के लिए सबसे पहले आपने देखा कि चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है, यानी मतों का समान अनुपात राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्यों में बना रहना चाहिए। तो एक तरीका है कि यहाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व, दूसरा है एकल संक्रमणीय मत पद्धति और तीसरा गुप्त मतदान के माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन संपन्न होता है। और इसके बाद निर्वाचन के लिए जो मतों का एक निश्चित भाग है उसे प्राप्त करना होता है। कोई भी उम्मीदवार जिसे राष्ट्रपति चुना जाना है वह मतों की एक निश्चित संख्या प्राप्त करेगा, तब जाके एक निश्चित भाग प्राप्त करेगा, तब जाके उसे राष्ट्रपति चुना जाएगा। और मतों का वह निश्चित भाग ही कोटा कहलाता है। मतों का वह भाग जिससे किसी प्रत्याशी का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हो जाए कोटा कहलाता है। कोटा जानने के लिए कुल वैध मत बटे कुल पद प्लस 1 और कुल में प्लस 1 करने पर कोटा प्राप्त होता है और इसी कोटा को प्राप्त करने के बाद कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए विजयी घोषित होता है। सरल भाषा में कहें तो 50% से अधिक वोट पाने पर, 50% से आधे थे, एक वोट अधिक पाने पर राष्ट्रपति का निर्वाचन संपन्न होता है। वही है कोटा कि एक मतों का एक निश्चित भाग। जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा तो संभव है कि कोई विवाद की, चुनाव को लेकर के कोई विवाद की स्थिति खड़ी हो जाए, तो विवाद की स्थिति में, झगड़े की स्थिति में मामले का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम माना जाता है। उसी प्रकार निर्वाचक मंडल में से अगर किसी सदस्य का पद रिक्त है तो रिक्ति को लेकर के किसी न्यायालय में वो चुनौती नहीं दे सकता कि नहीं मेरा पद रिक्त था, तब तक राष्ट्रपति का चुनाव हो गया और हम वोट नहीं कर पाए। ऐसी दशा में वोट करें ना करें, कोई राज्य उसमें सम्मिलित हो पाए या ना हो पाए, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन रुकता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन संपन्न किया जाता है। उसी प्रकार उच्चतम न्यायालय में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए चुना गया है और उच्चतम न्यायालय में विवाद के बाद अंतिम रूप से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य डिस्क्वालीफाई होने से पहले, अयोग्य होने से पहले उसके द्वारा किए गए कार्य वैध माने जाएंगे और उसके द्वारा किए गए कार्य प्रभावी बने रहेंगे, उन्हें समाप्त नहीं किया जाएगा।
रिवीजन के क्रम में अनुच्छेद 56, 57, 58, 59 और 60 पर बात करेंगे हम लोग। 56 जो राष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है, 57 पुनर्निर्वाचन की बात करता है, 58, 59, 60 ये अर्हताएं, शर्तें और शपथ की बात करते हैं। तो आइए हम लोग इन अनुच्छेदों को क्रम से देखते हैं। अनुच्छेद 56 जो राष्ट्रपति के पद की पदावधि की बात करता है कि राष्ट्रपति कितने समय तक और किस प्रकार अपने पद पर समय देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो संविधान में राष्ट्रपति के पद का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। कितना समय है? 5 वर्ष है। और अपने पदावधि, राष्ट्रपति अपनी पदावधि में किसी भी समय जब चाहे वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। तो राष्ट्रपति अगर इच्छा से अगर पद त्याग करना चाहता है तो किसी भी समय पद को त्याग कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसे केवल महाभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। केवल महाभियोग द्वारा। महाभियोग के अलावा, इंपीचमेंट के अलावा और कोई विधि से राष्ट्रपति को उसके पद से उसके कार्यकाल के दौरान नहीं हटाया जा सकता। उसके अलावा अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो रिक्त होने की स्थिति में कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति है वो तब तक राष्ट्रपति बना रहेगा जब तक कि अगले राष्ट्रपति का चुनाव होकर उस पद पर आ न जाए। तब तक जो है वह व्यक्ति भले ही वो 5 वर्ष के बाद अपने पद पर बने रहे, लेकिन तब तक वो अपने पद का निर्वहन करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी चुन करके ना आ जाए। इसी प्रकार पदावधि के बाद हम लोग राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात करेंगे कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की क्या व्यवस्था भारतीय संविधान के अंदर है। तो सबसे पहले कि भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकता है। इसके लिए ऐसा संविधान में कोई उपबंध नहीं है, कोई उपबंध नहीं है कि राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित होगा। इस प्रकार भारत में राष्ट्रपति कोई व्यक्ति कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, यद्यपि अमेरिका में 2 बार से अधिक राष्ट्रपति निर्वाचन की व्यवस्था नहीं। अमेरिकी संविधान 2 बार से अधिक राष्ट्रपति के निर्वाचन का अनुमति नहीं देता, लेकिन भारतीय संविधान के अंदर इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अतः कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का पद एक से अधिक बार कितनी बार भी धारण कर सकता है। इसके पश्चात अनुच्छेद 58 की बात करेंगे। राष्ट्रपति के पद की अर्हताएं क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं। तो राष्ट्रपति वह व्यक्ति निर्वाचित होगा जब उसके पास, यानी जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कितने वर्ष की? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, सार्वजनिक प्राधिकरण, किसी भी प्राधिकरण में, किसी भी सार्वजनिक सेवा में किसी पद पर हो, लाभ के पद पर हो, तो भी वो भाग नहीं ले सकता चुनाव में। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन करता है, उम्मीदवार के रूप में नामांकन करता है, तो उसे कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक या 50 अनुमोदक उसके पास होने चाहिए। ऐसा करने का ये कारण कि कोई अगंभीर व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का नामांकन न कर दे। इसके अलावा राष्ट्रपति के पद के नामांकन के लिए सरकारी खजाने में या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कम से कम 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी है। 15,000 के जमानत राशि को जमा करना होता है। और यदि उम्मीदवार कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत राशि ले ली जाएगी, नहीं लौटाई जाएगी, जमानत राशि जब्त हो जाएगी।
यानी यूं कह लें कि प्रत्याशी का जमानत जब्त हो जाएगा, अर्थात कम से कम उसे कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करना जरूरी होता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद की शर्तें हैं कि राष्ट्रपति के पद की क्या क्या शर्तें हैं, पद की क्या क्या शर्तें हैं। तो ये कि अगर कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति चुना जाता है संसद का सदस्य हो, संसद के किसी सदन का सदस्य हो, राज्य विधानसभा का सदस्य हो, तो उसे राष्ट्रपति चुने जाने पर अपने सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना होता है। यानी वह दोनों पद पे नहीं रह सकता। संसद की सदस्यता, राज्य विधानसभा की सदस्यता जो भी हो, उसे इन सदस्यताओं से त्यागपत्र देना होता है। इसके अलावा कोई लाभ का पद धारण न करता हो, लाभ के पद पर चर्चा होगी। इसके लिए संविधान में अलग से अनुच्छेद 191 और उसके अलावा अनुच्छेद 191 के साथ 102(1) क में लाभ के पद की चर्चा की गई है। तो हम लोग इसकी चर्चा आगे पुनः लाभ के पद वाले खंड में करेंगे, बशर्ते वह लाभ के पद पर न हो। इसके अलावा राष्ट्रपति को आधिकारिक आवास दिया जाएगा। उस आवास का नाम राष्ट्रपति भवन है, यानी राष्ट्रपति भवन में रहेंगे और उसके लिए उनको कोई किराया देना नहीं हो। साथ ही संसद द्वारा राष्ट्रपति की जो उपलब्धियां और भत्ते हैं वो निर्धारित की जाएंगी और राष्ट्रपति अपने पद पर जब तक रहेगा तब तक उसकी उपलब्धियां और भत्ते कम नहीं किए जाएंगे, घटाए नहीं जाएंगे। संसद द्वारा वो उपलब्धियां भत्ते बनी रहेंगी, उसके पद के दौरान उसकी उपलब्धियां भत्ते घटाए नहीं जाएंगे। इसके पश्चात अनुच्छेद 60 की बात कर लें, राष्ट्रपति के पद की शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति के पद की शपथ जो होगी वह भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के पद के लिए उसे शपथ दिलाई दी जाएगी। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो भारत के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा उसे राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई जाती है। अगर कोई अन्य व्यक्ति भी राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है तो उसे भी मुख्य न्यायाधीश यानी वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी उसी रीति से, उसी विधि से पद की शपथ दिलाई जाएगी। अब शपथ क्या होगी ये बात कर लें कि कौन सा शपथ लेना होता है। शपथ में वो श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति के पद का कार्य पालन करूंगा ये कहता है, शपथ लेता है। वह शपथ लेता है कि संविधान और विधि का संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। वह शपथ लेता है कि भारतीय जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। इस प्रकार की वो शपथ लेता है। अतः इस तरह से अनुच्छेद 60 हम लोगों ने देखा। रिवीजन के क्रम में राष्ट्रपति से संबंधित 4 बिंदुओं को लेते हैं। अनुच्छेद 61 पर बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के महाभियोग, उसके अलावा महाभियोग में शामिल सदस्यों पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के पद की रिक्तता और रिक्तता की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, इन बिंदुओं पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 61 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग को लेकर के क्या बातें हैं उसको जानते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत ये व्यवस्था किया गया है, इस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा अगर संविधान का अतिक्रमण किया जाता है, संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में संसद को ये पावर है, संसद को यह शक्ति है कि संसद महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा दे, राष्ट्रपति के पद से उसे हटा दे। किस प्रक्रिया द्वारा? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया द्वारा।
महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में और जानेंगे कि महाभियोग दो सदन, लोकसभा राज्यसभा, किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। कोई भी सदन राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगा सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि सदन जो आरोप लगाएगा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी। कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी होगी। और साथ ही जो प्रस्ताव दिया जाएगा, सूचना दी जाएगी, उस सूचना पर उस सदन में कुल सदस्य के 1/4 चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने जरूरी है। तो दो शर्तें हैं कि 14 दिन पूर्व सूचना देना है और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा प्रस्ताव जो होगा उसे राष्ट्रपति को महाभियोग के लिए प्रस्तुत करना है। अगर राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है तो जो सदन आरोप लगाएगा, कोई भी सदन जो आरोप लगा रहा है, आरोप लगाने वाले सदन में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प पारित करना होता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, और संकल्प पारित करके उसे दूसरे सदन को, अगले सदन को भेजना होता है। क्यों भेजना होता है? इसलिए भेजना होता है ताकि अगला सदन, दूसरा सदन राष्ट्रपति के कार्यों का, राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच कर सके। तो राष्ट्रपति के ऊपर लगे आरोपों की जांच करेगा। इसमें सदन में राष्ट्रपति जो अपना पक्ष रख भी सकता है, दूसरे सदन में जब राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच की जा रही होती। जब दूसरे सदन में आरोपों को सही पाया जाता है, 2 कंडीशन हो सकता है कि आरोप दूसरा सदन सही ना पाए तो महाभियोग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अगर आरोप दूसरे सदन को भी सही लगा तो दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करेगा, और जैसे ही ये प्रस्ताव पारित करेगा महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और जैसे ही महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, राष्ट्रपति को उसी समय से अपने पद को त्यागना पड़ता है, राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। इसके साथ ही महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं उपस्थित रहे या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से राष्ट्रपति उस सदन में उपस्थित हो सकता है, अपनी बात रख सकता है। महाभियोग के बारे में एक यह कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग क्या है? यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से इम्पीचमेंट को, महाभियोग को पूरा किया जाता है। इसमें हम लोग के अध्ययन में यह भी बिंदु था कि महाभियोग में शामिल होने वाले सदस्य कौन कौन से हैं, कौन कौन महाभियोग में शामिल होता है। तो महाभियोग में दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ साथ मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। हालांकि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में भाग लेते। ये बात हमें ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले केवल निर्वाचित सदस्य हैं और राष्ट्रपति को हटाने के मामले में निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा बात करना है राष्ट्रपति के पद की रिक्तता पर कि किन किन वजहों से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। वजह नंबर 1 कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो जाए तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। नंबर 2, राष्ट्रपति खुद त्याग पत्र दे दे तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। नंबर 3, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है।
नंबर 4, महाभियोग की प्रक्रिया से अगर राष्ट्रपति को हटा दिया गया तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। और नंबर 5, पद ग्रहण करने की योग्यता में अगर कहीं कोई समस्या है तो भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। और अंतिम, अगर निर्वाचन अवैध घोषित हो गया तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। तो आपने देखा कि किन किन कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, किन किन शर्तों, किन किन वजहों से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। 3 वजहों से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, वजह चाहे जो भी हो, तो राष्ट्रपति के पदों के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हुआ, खाली हुआ, तो राष्ट्रपति के पद के दायित्व का निर्वहन कौन करेगा, कैसे होगा? इसके बारे में हम लोगों के चौथे बिंदु पर बात करें तो राष्ट्रपति मान लीजिए बीमारी के कारण, किसी अन्य अनुपस्थिति या अन्य कारण से अगर अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ है तो राष्ट्रपति के जगह पर उपराष्ट्रपति उसके कार्य और दायित्वों का निर्वहन करेगा। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन तब तक करेगा जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर आ न जाए। जब राष्ट्रपति अपने पद पर आ जाएगा तो उपराष्ट्रपति पुनः उपराष्ट्रपति का कार्य करना प्रारंभ कर देगा। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पदीय दायित्वों का निर्वहन करेगा। अगले बिंदु में, अगर किसी कारण से उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो जाए, किसी कारण से उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाए, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे, राष्ट्रपति के पद का निष्पादन करेंगे। तो उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यह कार्य करेंगे। एक और कंडीशन की कल्पना करिए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी गैर हाजिर हैं, किसी कारण से भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो ऐसी दशा में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाए, वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा। और ये जो भी कार्य, अंतिम बिंदु में, ऐसी स्थिति में जो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा, कौन कौन लोग हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे? तो एक उपराष्ट्रपति, उनके न रहने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके न रहने पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। जो भी हैं, अगर ये कार्य करते हैं तो राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां, उन्मुक्तियां उन्हें प्राप्त होंगी। संसद द्वारा जो वेतन भत्ते निर्धारित किए गए हैं, उपलब्धियां निर्धारित की गई हैं, वह भी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। वैसे ही वो सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी जैसे एक स्थायी राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। इस प्रकार राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के बारे में हम लोगों ने देखा। हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देख रहे हैं और राष्ट्रपति की शक्तियों में पहला कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात हो रही है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां क्या क्या हैं, वन बाय वन उसे देखते हैं कि अनुच्छेद 53(1) के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान है, हेड है, और वह इसका जो उपयोग करेगा कैसे, स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेगा। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति जो है उसके बारे में मैंने, कार्यपालिका का प्रधान है यह। दूसरी जो है शक्ति, अनुच्छेद 74(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति को मंत्रणा या सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है।
और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो राष्ट्रपति की मंत्रणा या सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा, हेड होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। इसके अलावा भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य जो होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। तो राष्ट्रपति के नाम से ही समस्त शासन संबंधी कार्य किए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति समस्त शासन संबंधी, प्रशासन संबंधी कार्यों का प्रमुख है। इसके अलावा भारत का राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और मंत्रीगण जो हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे तभी तक कोई मंत्री पद धारण कर सकता है। इसलिए इस शब्द का प्रयोग होता है कि मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इसके अलावा अगले बिंदु में राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत और क्या कर सकता है, तो प्रधानमंत्री से ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन मांग सकता है जो निर्णय किसी मंत्री ने किया हो और उस निर्णय का अनुमोदन मंत्रिपरिषद ने न किया। यानी मंत्रिपरिषद के बिना अनुमोदन के अगर कोई निर्णय किसी मंत्री ने किया हो तो ऐसे निर्णय के बारे में राष्ट्रपति इसकी सूचना प्रधानमंत्री से मांग सकता है, प्रतिवेदन मांग सकता है। और क्या हो सकता है, राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन इसलिए कर सकता है ताकि केंद्र और राज्य के मध्य और राज्यों के मध्य सहयोग और समन्वय बना रहे। यानी केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग और समन्वय बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है और करता भी है। इसके अलावा राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र की प्रशासकीय शक्ति स्वयं रखता है और अनुसूचित किसी भी क्षेत्र को, भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ये बात आपने देखा, ये भी राष्ट्रपति की शक्ति है। इसके अलावा राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता है। वित्त आयोग का गठन क्यों होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य धन का कैसे बंटवारा होगा, इसका फार्मूला सुझाने के लिए राष्ट्रपति जो है वो वित्त आयोग का गठन कर सकता है और राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। उसके अलावा राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों की नियुक्ति कर सकता है, जैसे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। इस प्रकार के अन्य आयोगों की नियुक्ति करता है और किया भी है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है विधायिका के प्रस्ताव, संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जो प्रस्ताव होंगे या संबंधित जानकारी होगी, इनकी मांग वो प्रधानमंत्री से कर सकता है। तो ये रही राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति।